अच्छा जी, कैश बजट जो है, कैश बजट पर अगर हम आए तो जरा थोड़ी सी बातें एमसीक्यूज के लिए भी डिस्कस करनी है, ठीक है। कैश बजट जो है ये कैश इनफ्लोस और एक्सपेक्टेड यानी एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोस और आउटफ्लो की स्टेटमेंट होती है, यानी इदारा अपने कैश इनफ्लोस और कैश आउटफ्लोस को क्या करता है, इसमें प्लान करता है। अच्छा जी, इससे इदारे को क्या पता चलता है, वो अपने फ्यूचर की कैश की नीड्स को बेहतर तरीके से प्लान कर सकता है और उन नीड्स के लिए पैसा कहाँ से लेना है। अगर आपको कैश की शॉर्टेज पड़ रही है तो उसके लिए पैसा कहाँ से हो, इदारा ये प्लान कर सकता है। और ये इदारे की लिक्विडिटी डिटरमिन करने का टूल है, चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, कि आपके पास फ्यूचर में हर महीने कितना सरप्लस लिक्विड कैश होगा या कितना सरप्लस लिक्विड कैश नहीं होगा, बल्कि कैश की शॉर्टेज है। ये ट्रेडिंग बिजनेसेस के लिए भी सूटेबल है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। इसी को कैश फोरकास्ट कहते हैं, इसी को बजटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी बातें सिंपल सी हैं। असल चीज जो एमसीक्यूज के लिए वो आपको पेपर में पूछ सकता है, ये सारा आई की आपकी किताब के मुताबिक है। आपसे वो पूछ सकता है जी कैश बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कैश बजट के दो मकासद हैं। आपके पास इतना अननेसेसरी कैश ना पड़ा हो आपके करंट अकाउंट में या बैंक अकाउंट में कि आप उससे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडरटेक ना करें, और इतना कम कैश भी ना होना चाहिए कि जब आपकी पेमेंट की डेट आए तो आप अपनी कमिटमेंट से टाइमली ऑनर ना कर सकें। तो कैश बजट हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, ये उसमें भी काफी हद तक आपकी लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो कहता है इसके दो मकासद हैं, फर्म अपनी तमाम कमिटमेंट्स को विद इन टाइम पे कर सके, आप इसलिए कैश बजट बनाते हैं। दूसरा, आपके पास जितना भी अननेसेसरी कैश बैलेंस है आप उसको बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं होने देते। जिन महीनों में बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा कैश है तो आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने को भी प्लान करते साथ साथ। शॉर्टेजेस के केस में पैसे कहाँ से लेने हैं और सरप्लस के केस में पैसे इन्वेस्ट कहाँ करने हैं, ये इसका मकसद है। उसके अलावा आपकी आई के आपकी किताब में ये 5 फंक्शंस लिखे हुए हैं कैश बजट के। कैश बजट के 5 फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। कैश बजट के क्या लिखे हुए हैं, 5 फंक्शंस। तो पहला फंक्शन क्या है, बल्कि पहला ये है, हमारे पास किस महीने में कितना कितना एक्सेस फंड होगा ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकें। तो कैश बजट का पहला फंक्शन क्या है जो मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि इदारे को अपने फ्यूचर के महीनों में जिन जिन महीनों में एक्सेस कैश मिलना है या सरप्लस कैश होगा उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ ले, क्या उन महीनों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, अगर नहीं होगी तो कोई ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी ढूंढने का भी आपको मौका मिलता है। दूसरा, वो कौन से महीने हैं जिनमें कैश की शॉर्टेज होगी, ये पहले दो हैं। जिन महीनों में कैश की शॉर्टेज होगी आप उस कैश की शॉर्टेज को पूरा करने को प्लान करेंगे। पूरा करने के तरीके क्या हैं, आप किसी बैंक से लोन लेंगे, आप बैंक से ओवरड्राफ्ट की शक्ल में लोन ले सकते हैं, आप अपने कस्टमर से जल्दी पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो किन महीनों में आपको शॉर्टफॉल आएगा जो कि आप बैंक से या किसी और लोन से पूरा कर सकते हैं, तो कैश बजट आपको ये बताता है। उसके अलावा कैश बजट आपको ये भी बताता है कि क्या आप अपनी कमिटमेंट को टाइमली मीट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि जब हम अपनी पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाएंगे तो हमारी रिप्यूट क्या होती है, खराब होती है, ठीक है। इसी बजट का मकसद ये भी है कि हम अपनी पेमेंट्स को टाइमली प्लान कर सके ताकि हमारी रिप्यूट डैमेज ना हो। उसके अलावा हमारी कलेक्शन पॉलिसी की भी वीकनेस पता चलती है। डेट कलेक्शन पॉलिसी क्या होती है, आप अपने कस्टमर को जो क्रेडिट देते हैं 30 दिन का, यानी क्रेडिट सेल की आपने 30 दिन का क्रेडिट दे दिया, 60 दिन का क्रेडिट दे दिया, 90 दिन का क्रेडिट दे दिया, अगर इदारे में कैश की शॉर्टेजेस हैं तो आपके ख्याल से आपको क्रेडिट ज्यादा देना चाहिए या कम। अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो फिर आप ज्यादा क्रेडिट पीरियड भी दे सकते हैं। अगर हमारे पास कैश की शॉर्टेजेस है और हमने फिर भी लोगों को क्रेडिट ज्यादा दिया, इसका मतलब है हमारी डेट पॉलिसी का फॉल्ट है। तो जैसे ही आप कैश बजट बनाएंगे आपको पैसे 1 माह बाद मिलने चाहिए, वो पैसे जब 3 माह बाद मिलेंगे तो डेफिनेटली पहले 2-3 माह में आपको कैश की शॉर्टेज पड़ेगी, तो आप कहेंगे यार ये कलेक्शन हम बड़ी लेट कर रहे हैं, हमें अपनी कलेक्शन पॉलिसी को थोड़ा या डेट पॉलिसी को थोड़ा अपडेट करना है और थोड़ा सा लोगों से टाइट वे में या श्रिंक करके कलेक्शन करनी है। अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो आप अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए लोगों को रिलैक्स भी, अपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड रिलैक्स भी कर सकते हैं।
तो कैश बजट आपको ये बताता है कि क्या आपकी अपने कस्टमर को क्रेडिट देने की जो पॉलिसी है, क्या वो आपके इदारे की लिक्विडिटी पोजीशन के साथ मैच कर रही है या उससे कॉन्फ्लिक्टिंग है। कॉन्फ्लिक्टिंग है तो आपकी वीकनेस है। आपको जितने अरसे में कस्टमर से पैसा लेना चाहिए, आप उतने अरसे में कस्टमर से पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आगे भी मसला होगा, इसी की वजह से आगे मसला ट्रांसफर होगा। उसके बाद कैश बजट की बेस पर आप ये भी प्लान कर सकते हैं सीजनल फ्लक्चुएशन को। जब किसी इदारे में सीजन इन होता है तो वहां कैश इनफ्लोज की फरावानी होती है और कैश आउटफ्लो भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इनफ्लोज बहुत ज्यादा होंगे। जब सीजन आउट होता है तो इदारे के इनफ्लोज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन इदारे के आउटफ्लोज तो होंगे। सैलरीज तो आपने देनी है, सीजन इन है या सीजन आउट है, आपने एम्प्लॉय की सैलरी क्या करनी है, पे करनी है। तो इदारा कैश बजट की बेस पर अपने सीजन में जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज है, उन्हीं इनफ्लोज आउटफ्लोज को यूज कर सकता है, जो क्या नाम है, जो नेट इनफ्लोज है आपके उसके लिए आउट सीजन के लिए। वो कहता है इदारा अपने हाई और लो सेल की बुनियाद पर ये देख सकता है जिन महीनों में ज्यादा सेल है वहां से सरप्लस कैश एक्यूमुलेट किया जाए और उन महीनों में यूज किया जहां पर इदारे के पास कैश की क्या है, शॉर्टेज है। तो सीजनल रिक्वायरमेंट, सीजनल कैश की नीड्स, सीजनल इनफ्लो आउटफ्लो को भी इदारा इसकी बेस पर एस्टिमेट कर सकता है। और आउट सीजन में जब कैश का इनफ्लो स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो इन सीजन वाले कैश इनफ्लोस को वहां पे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यानी पहला मकसद क्या है, आप ये देख सकते हैं कि आप अपने टाइमली पेमेंट करेंगे, रिप्यूट तो डैमेज नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या था, सरप्लस कैश जिन महीनों में आने वाला है उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढो। क्या आपकी कलेक्शन पॉलिसी आपके पास कैश के मुताबिक मैच करती है कि नहीं। अगला पॉइंट, इदारा सीजनल सेल और सीजनल कैश की रिकवरी को प्लान कर सकता है। उसके बाद अगर इदारे के पास फ्यूचर में कैश की शॉर्टेज है तो शॉर्टेज के लिए पैसा कहाँ से पूरा करना है, इदारा किसी लोन की प्लानिंग कर सकता है। ये कैश बजट के फंक्शन है जो कि आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस का कैश बजट क्या होता है। आपको सबसे पहले बताया गया ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है। ट्रेडिंग बिजनेस का कैश बजट मंथ वाइज भी बन सकता है, क्वार्टर वाइज भी बन सकता है, या पूरे साल का इकट्ठा भी बन सकता है। किसी ट्रेडिंग बिजनेस की एक्सपेक्टेड कैश रिसीट्स क्या होती हैं, सारी लिस्ट डाउन की ये मिसालें हैं। कैश सेल से पैसे, क्रेडिट सेल की कलेक्शन, कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई डिविडेंड इनकम, रेंट इनकम, सिंपल। और एक्सपेक्टेड कैश पेमेंट्स क्या हो सकती हैं ट्रेडिंग बिजनेस की, वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। कैश की परचेज, इसी तरह आपकी सप्लायर को वेजेस, रेंट, टैक्सेस वगैरह, कोई इंटरेस्ट पेमेंट। नॉन कैश एक्सपेंस कैश बजट में नहीं आते। नॉन कैश एक्सपेंस में क्या क्या होता है, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आपके डिस्काउंट अलाउड, ये आपके कैश बजट में कभी रिकॉर्ड नहीं हो रहे। अगर उसने आपको सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंस दे दिए और उसमें डेप्रिसिएशन शामिल किया है तो आपने सेलिंग और मार्केटिंग एक्सपेंस अदर देन डेप्रिसिएशन लेने हैं कैश बजट के लिए। समझ आ गई? डेप्रिसिएशन कभी भी कैश में पे होने वाला एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद कैश बजट का फॉर्मेट क्या होता है, ये शायद हमने डिस्कस कर लिया था, ये तो कोई इतना मसला नहीं है। एक मंथ की क्लोजिंग अगले मंथ का क्या बनता है, ओपनिंग। ये मंथ वाइज कैश बजट का फॉर्मेट था। उसके बाद ये कलेक्शन मंथली सेल की कैसे करते हैं, ये भी वर्किंग हमने कर ली थी, एग्जांपल 15.19, ठीक है। उसके बाद 15.20 आपको घर से करने के लिए दी थी कल, ये घर से करने के लिए दी थी, ये एग्जांपल जो कल क्लास में लिखी थी, ठीक है। ये नोट्स प्रिपेयर नहीं थे तो ये साथ साथ कल मैंने यहाँ लिख के गया था तो जाके बना लिया। अब इसका सोल्यूशन आपने किया होगा, एग्जांपल का किया किसी बच्चे ने, बताएं जी किस मंथ की कलेक्शन मांगी है, अप्रैल, मई और जून की। मैंने कहा था 10% सेल कैश सेल है तो बाकी 90% क्रेडिट सेल है। उस 90% क्रेडिट सेल का 30%, जो 90% क्रेडिट सेल है उसमें से 30% जो क्रेडिट सेल है वो आपको एक माह बाद कलेक्ट होगी और इन लोगों को आपने कितना डिस्काउंट देना है, 2%। बाकी 50% क्रेडिट सेल 2 माह बाद होगी, 20% क्रेडिट सेल कितने माह बाद होगी, 3 माह बाद। तो कोई बच्चा बता सकता है कि अप्रैल की टोटल कैश की कलेक्शन कितनी बनती है जी, 3-5, देख लें जी जरा, ये है, गलत है जी। मैंने पहले सेल को कैश और क्रेडिट में तोड़ा है, सबकी गलत है जी। सेल को पहले किस में तोड़ा है, कैश में और क्रेडिट में। 10% अगर कैश सेल हो तो बाकी 90% क्रेडिट सेल होती है और क्रेडिट सेल की इंस्टॉलमेंट होती है। ये सारी परसेंटेज
इस क्रेडिट सेल पर बेस की है, मैंने सेल नहीं लिखा इंग्लिश में, क्रेडिट सेल लिखा हुआ है। 30% ऑफ टोटल सेल नहीं लिखा हुआ, 30% ऑफ क्रेडिट सेल। तो आपको पहले क्रेडिट सेल निकालनी पड़ेगी। जी जनाब, अब ये मैंने पता कैसे किया, ये जो 2,70,000 है इसका, नहीं सॉरी, कैश सेल तो 30,000 है, ये जो 270 क्रेडिट सेल है इसके कितने % पैसे कलेक्ट होने हैं आपके? 30% एक माह बाद। तो ये मैंने ये कैसे निकाला है, 2,70,000 का 30% कलेक्ट होगा और 2% डिस्काउंट देने के बाद होगा, तो इसका 98%। आपने 28% किया। कभी भी ऐसे नहीं करते कि एक परसेंटेज में से डायरेक्ट सीधी लेस कर दो। परसेंटेज में परसेंटेज डायरेक्ट याद रखें। अगर किसी 30% है, इसको आपने 2% बढ़ाना है ना, 2% बढ़ाना है तो इसका इंटू 1.02 करेंगे। अगर आपने 30% को 2% कम करना है 30% वाली रकम को, तो भाई इसका 0.98 करेंगे। ऐसे नहीं करते होते कि 30 में से सीधी सीधी 2 माइनस की थी, शॉर्टकट लाओ इस तरह। तो फिर आप पता क्या करेंगे, अगर आपकी सेल प्राइस 15% बढ़ रही है और सेल वॉल्यूम 5% गिर रहा है, तुमने कहना है दो रकमें हैं यार, 15 बढ़ रही है 5 गिर रही है, तो प्लस माइनस करके नेट ਨੂੰ ਦੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10% ਲੈ लेना। तो ये गलत होता है, ये गलत होता है। हर चेन सेपरेटली अप्लाई करनी है। क्या नाम है जुआन आपका? जिशान। जी जिशान, समझ आई कि नहीं? ये मैंने क्या पॉइंट बताया है, अगर 15% सेल बढ़ रही है, 10% सेल गिर रही है, तुमने क्या कहना है, नेट करो 5% इफेक्ट लेंगे। हाँ जी, इंटू इंटू, हाँ। अगर तुम्हारी सेल 5% बढ़ी है, सेल प्राइस सेल वॉल्यूम तेरा 5% गिर रहा है, तो कभी इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। तुमने 1.05 इंटू 0.95 लहदा लहदा लेना है। ठीक है, नहीं समझ आई? हाँ, मैथ मैथ पॉइंट। तुमने कहा चलो जल्दी जल्दी करें जल्दी महंगी पै गई। हाँ जी, किसी ने नहीं किया, किसी बच्चे ने नहीं किया हुआ, गलत हो गया, सबका गलत है। हाँ भाई जवान, तुमने कैसे किया था? किए ही नहीं, देख लो। तानो फिर जूस पा दी आज है। दूसरी क्लास में मैंने जूस डाले थे, सारी क्लास जूस लेके आई थी, फिर गार्ड ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ गार्ड ने जूस पीते थे, उन्होंने दुआ दी थी ਢਿੱਡੋਂ या अल्लाह इन्हों पास कर दे बच्चों ਨੂੰ, इन्होंने पढ़ना तो है नहीं। और तुम इतने बाद आए हो, घट वेट चुकिया करो ना है। इन्नी जज्बाती होने की लोड़ है, सीए भी देना है, तुसी केड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, फिटनेस के लिए करते हैं ना। तो फिट रहने की बजाय आप उठा उठा पै जाए। अच्छा अच्छा, बाइक स्लिप हुई है। चलो साडे वास्ते तो तुसी खैर आदत है, भावें तुसी बाइक पढ़िए या जो मर्जी, लगना ही नहीं हाथ नहीं पड़ना। चलो हाँ जी जनाब, सबका गलत है। आपने किया था, आपने क्या किया था टोटल से? आपने दो हो गए, तीन, चार, गलत है, ठीक है, 4 हो गए, 5 नोट्स नहीं थे, लेकिन मैंने तो कल एग्जांपल लिखवाई थी, तस्वीर थी ना, थी तो सही ना। 5 हो गए, 6, 7, 8, 9 और चवलो और फिटे मुंह ताड़ा। चलो करो लल्लू और छुड़ुल ओ गोंगलू, करके आया करो, टाइम ज़ाया कर रहे हो। तुसी इथे मैंगो लैन आते हो, मेरे मुंह गला सुनोगे हैं, मैं मौलवी बाद में बनाऊं। रिकॉर्डिंग हो रही है ते की हो गया, होने दो, कुछ नहीं होता, बेइज्जती ताड़ी रिकॉर्ड हो रही है, ऑन रिकॉर्ड। अद्धी तो बहुत ही क्लास काम नहीं करके आई, शायद बंद ही कर दी। हाँ जी जनाब, आपको ये सवाल करने के लिए दिया था तो लोगों ने किया। 15.20 इसमें कैश और क्रेडिट सेल के बाद मैंने ये टेबल बनाया, यहाँ तक क्रेडिट सेल की कलेक्शन है। ये जो है, ये जो है क्रेडिट सेल की कलेक्शन मैंने पहले लिखी है, देख लो कैसे लिखी है।
ये मंथ एक्स्ट्रा इसका टोटल नहीं किया, असल मंथ मुझे ये चाहिए थे। मैं पहले एक सेल पकड़ता हूँ, उसकी सारी किस्तें लिख लेता हूँ, फिर दूसरी सेल पकड़ता हूँ, उसकी सारी किस्तें लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर तीसरी क्रेडिट सेल पकड़ता हूँ, उसकी सारी किस्तें लिख लेता हूँ। अब ये जरा देख लें क्या आई है, आपने जो किया क्या ये सही है? ऐसे किया आप लोगों ने? फॉर्मेट तो कुछ और हो सकता है, फॉर्मेट की कोई कैद नहीं, लेकिन अमाउंट्स ये आनी चाहिए अगर सही किया। अभी भी गलत है? अभी मसला आ रहा है कोई? जी नहीं, अभी भी नहीं की, कर लिया। हाँ जी भाईजान हो गया, यही आए हैं, चलें आगे। आज का पढ़े, तकरीबन हमने 20-25 मिनट जाया कर लिए सिर्फ इसी वजह से कि आप काम नहीं करके हैं। चलो कोई नहीं, ऐसा होता रहता है कभी कभार। चलो चले जी आगे। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ना है आगे? अभी हमारा जो कैश बजट था, जो आपका कैश बजट था, जो आपका क्या था, कैश बजट था। मैंने आपसे ये कहा था कि जो कैश बजट है ना, उसमें दो मेन वर्किंग होती है, एक कलेक्शन की, जैसे कैश क्रेडिट की इकट्ठी कर दी हमने, और दूसरी वर्किंग किस चीज की होती है? क्रेडिट परचेज की या परचेज की पेमेंट। प्रॉब्लम होती है कि इसमें परचेज कॉस्ट भी नहीं दी होती, यानी ट्रेडिंग बिजनेस वो है जो बनी बनाई चीज परचेज करता है और सेल करता है। आपको क्वेश्चन में मंथ वाइज परचेज कॉस्ट भी नहीं दी होगी। जब परचेज कॉस्ट नहीं ना दी होगी तो बच्चों को पेमेंट भी नहीं निकालनी आती। मतलब यहाँ पर अब आपको दूसरा जो मेन काम करना पड़ेगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा क्रिटिकल भी है, कि आपको परचेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और उसकी क्या निकालनी पड़ेगी? फिर वो पेमेंट का टेबल तो उसी तरह बनेगा जैसे आपने ये महीनों वाइज बनाया है। मसला पेमेंट का नहीं है, ज्यादा मसला किस चीज का है? परचेज कॉस्ट का। हर महीने की परचेज कॉस्ट कैसे निकाली जाए, तो हमने आज ये, असल में मैं वर्किंग नंबर 2 सिखाने लगा हूँ आपको, कि ट्रेडिंग बिजनेस में सबसे मेन वर्किंग है कलेक्शन ऑफ सेल पहली, और भी हो सकती है लेकिन जो की वर्किंग है जो आनी आनी है, कलेक्शन ऑफ सेल की, और दूसरी किस चीज की? परचेज कॉस्ट और उसकी पेमेंट की। तो मैंने अब आपको ये बताना है कि जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसकी वर्किंग नंबर 2 परचेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं हर महीने की, और उसकी पेमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पेमेंट से ज्यादा मुझे जो इंटरेस्ट है इस वक्त वो परचेज कॉस्ट में है। जी जनाब, आप बताएं, क्लासेस में बैठे हैं, ये जो ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट का क्या फॉर्मेट होता है बताएं। ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले सेल लिखते हैं, लेस कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं, ओपनिंग स्टॉक आता है, उसकी कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट क्लोजिंग। बिल्कुल ठीक है, ये सिंपल सी, ये स्टेटमेंट हमने आई नहीं, फॉर्मेट मेरे नोट्स में दिया हुआ था लेकिन कहीं हमें बनाने की जरूरत, अब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट और माइनस नीचे, मुझे यहाँ तक चाहिए बस फिलहाल। अभी आपको क्वेश्चन में ये सेल दी होगी, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, निकालनी क्या है हमने? आपको क्वेश्चन में सेल्स दी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी होगी लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया होगा, तो आप दूसरे नंबर पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। दूसरे नंबर पे क्या निकालेंगे? जब आपके पास सेल और जीपी आ गया, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई। उसके बाद आपको उसने इन्वेंट्री की पॉलिसी दी होगी कि इन्वेंट्री इतने परसेंट होती है, इतने परसेंट, ये वो जो भी है, इन्वेंट्री की पॉलिसी दी होगी, यानी कॉस्ट ऑफ सेल से पीछे जाने के लिए ये इन्वेंट्रीज आपके पास है। अगर आपने बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी परचेज कॉस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ सेल से जब आप पीछे जाएंगे तो रिवर्स जाने का सूल होता है, जो चीज लेस हो रही हो वो ऐड हो जाती है, और जो ऐड हो रही हो वो क्या हो जाती है? तो इसका मतलब है ये तीसरे स्टेप में आप यहाँ पे आएंगे, चौथे स्टेप में ये इन्वेंट्रीज एडजस्ट होंगी। चौथे स्टेप में क्या होंगी? तो अगर मैं आपसे कहूँ यार इसी इनकम स्टेटमेंट को ऊपर सीधा ऊपर नीचे करके फॉर्मेट बताओ, तो आप कहेंगे सर हर मंथ की अगर आपको निकालनी है, मसलन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अगर आपको हर मंथ की परचेज कॉस्ट निकालनी है मिसाल के तौर पर, तो सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हर मंथ की सेल रेवेन्यू पहले दी होगी, माइनस इसमें से क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं होगा लेकिन उसने परसेंटेज दी होगी, मार्जिन रेट दिया होगा, तो आप ये लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ
सेल। अगर वो आपसे ये कह दे कंपनी नेवर मेंटेन्स इन्वेंट्री, कंपनी इन्वेंट्री, तो फिर इसका मतलब होगा ये जो कॉस्ट ऑफ सेल आई है ना, यही परचेज कॉस्ट होगी। सब जानते हैं, आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग बड़ी दफा पढ़ी है। जब कोई बिजनेस इन्वेंट्री नहीं रखता तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल ही उसकी परचेज होती है। बात समझ आ रही है? उसके बाद अब आपने इसमें क्या करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ऐड करनी है, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, और इसमें से लेस क्या, वो ये जो क्लोजिंग होता है ये अगले का क्या बन जाता है, ओपनिंग। इस तरह ये हर महीने की क्या आ जाएगी, परचेज। आपको बताना चाह रहा हूँ जो कि आप गलती करेंगे। ये तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को इस फॉर्मेट में मसला हो, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। इस इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को ही क्या किया है, सिर्फ रीअरेंज किया है। समझ आ रही है? आप फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का बना के भी उल्टा जा सकते हैं, वही आ जाएगा। अच्छा, मसला क्या है, उसने क्लोजिंग स्टॉक को कहा होता है अगले महीने की सेल का 80% या 90%, इस तरह 80% या 90% या 85% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। अगले महीने की सेल कितने परसेंट, 85%। अब आपको ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है ये कैसे निकालना है, क्या आप जनवरी का करेंगे या फरवरी का करेंगे? हाँ जी, फरवरी की सेल का 85% अगर आपने किया तो आप गलत है। क्या किया, फरवरी की सेल का, हालांकि लिखा तो वही है 85% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। गलती इसमें क्या है, एक्चुअली जो आपका स्टॉक होता है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। ठीक है, स्टॉक किस प्राइस पे होता है, अगर आपने सेल्स का 85% किया ना तो कॉस्ट एट स्टॉक जो है ना वो एट सेल प्राइस निकल आएगा। क्या मेरी ठीक है, यानी आपने अगर सेल रेवेन्यू का 85% किया ना तो आपके स्टॉक में भी प्रॉफिट शामिल हो जाएगा। मिसाल देता हूँ बहुत गूंगी सी मिसाल है, लेकिन ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है 10,000 रुपए, और मैं चीजों में प्रॉफिट ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए, तो मेरी सेल रेवेन्यू कितना बन गया, नहीं 5,000 है तो 10 और 5 15। अगर मैं आपसे कहूं कि स्टॉक 80% ऑफ सेल है, 80% ऑफ, तो आप अगर 15,000 का 80% करेंगे तो पता है इसके अंदर कॉस्ट भी शामिल है, इसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है। तो ये जो 12,000 आएगा ना, ये इसलिए हुआ ये है कि इसका भी 80% शामिल हो गया इसके अंदर, और इस 10,000 का भी 80% शामिल हो गया है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का, जब भी आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाली फिगर का 80% लेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बिल्ट इन हो जाएगा। हमें क्या लेना चाहिए, हमें जो चीजें सेल हुई है उनकी कॉस्ट लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जब उसने कहा हुआ ना 85% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, तो उसका मतलब सेल्स एट कॉस्ट बेसिस। इसका मतलब असल में क्या है, तो सेल क्या चीज है, जो चीजें आपने बेची हैं वो उनकी कॉस्ट प्राइस है। सेल रेवेन्यू क्या होता है, जो आपने चीजें बेची हैं वो उनकी सेल प्राइस होती है विद प्रॉफिट। आपने सेल रेवेन्यू का कभी भी 85% नहीं लेना स्टॉक निकालते हुए। आपने किस चीज का 85% करना है, ये 80% करना है, ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है इसका। बात समझ आ रही है? कर लेंगे, नहीं समझ आ रही? नहीं, वो एक और तरीका है कि आप सेल रेवेन्यू का ही 85% करके स्टॉक को एट सेल प्राइस निकालें, बाद में स्टॉक में से मार्जिन या मारा जितना प्रॉफिट ऑफ माइनस कर दो। तो लंबे तरीकों पे क्यों जाना है, वो भी ठीक है कि आप सेल का 85% करें तो स्टॉक एट सेल प्राइस आ जाएगा, स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस नहीं आएगा। उसमें से प्रॉफिट माइनस कर दें, वो भी ठीक है, गलत नहीं। बात समझ आई? आपको समझ आई है क्या कहा मैंने, ये स्टॉक कॉस्ट पे लेना है सेल प्राइस पे लेना है? तो हमें सेल रेवेन्यू का 85% लेने की बजाय किसका लेना है? हाँ, अगर आपकी किसी सवाल में, वैसे कह रहा हूँ, अगर किसी सवाल में सेल यूनिट्स हो, क्या हो, और उसका 85% कह दे तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि जब आप 85% ऑफ द यूनिट्स लेंगे ना
तो आपका स्टॉक भी किस में निकल आएगा, यूनिट्स में। वहां ये मसला नहीं है, मसला कहाँ पे आता है, जब आप सेल रेवेन्यू दिया हो आपको और आप रेवेन्यू का 80% कर देंगे, 85% तो काम खराब है। ठीक है, कर लेंगे, समझ आती है। चलो ये एक एग्जांपल करें जनाब, एक एग्जांपल सॉल्व करें छोटी सी। ये नोट्स मिल जाएंगे आपको आज, ये जो मैंने आज एग्जांपल कराई है ये सारी मिल जाएंगी, क्योंकि आज जो मैं करा रहा हूँ ये सारा आपको मिल जाएगा, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का भी थोड़ा सा लिख के भेज जो कल पढ़ाना है। इसको करो जी, एग्जांपल को मैंने नहीं करनी, आपने ही करनी है। डाटा उसने क्या दिया हुआ है, बल्कि रिक्वायरमेंट क्या है, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ परचेज कॉस्ट एंड कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी और मार्च। बातें नहीं करनी जनाब, जनवरी, फरवरी और मार्च आप तीनों लेकर बैठा करें। तो जनवरी, फरवरी, मार्च की पेमेंट करनी है। क्वेश्चन में वो कहता है कंपनी कैश सेल्स भी कर, ओ सॉरी सेल कह रहा हूँ, कैश पे भी परचेज करती है और किस पे करती है, तो मंथली लेवल ऑफ सेल की बजाय मंथली लेवल ऑफ परचेज दिया हुआ है। ओहो नहीं सॉरी, सेल ही दी हुई है, ओहो सेल ही दी हुई है, क्या कर रहा हूँ मैं। सेल दी आपको किस महीने की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। आपसे वैसे कौन से मंथ मांगे, जनवरी, फरवरी और एक आधा मंथ एक्स्ट्रा दिया होगा तो ठीक है, मैं सारे ले लूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा 20%, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ था तो ये 20% ऑफ। कंपनी हैज अ पॉलिसी टू मेंटेन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इक्वल टू 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ। मैं सेल नहीं समझूंगा, मैं 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इन दोनों बुलेट्स को इस्तेमाल करके आप परचेज कॉस्ट निकालेंगे हर मंथ। उसके बाद परचेज कॉस्ट की पेमेंट कैसे करनी है, 20% ऑफ टोटल परचेज विल बी पेड इन द मंथ ऑफ परचेज। ये आपकी फिर बन जाएगी कैश परचेजेस, क्योंकि आप उसी महीने में पैसे दे रहे हैं। 40% ऑफ क्रेडिट परचेज नहीं का, 40% ऑफ टोटल परचेज कॉस्ट का है वो अगले महीने में देना है। जो बाकी बचता है, हाँ मंथली, मंथली, हाँ जी, जो बाकी बचता है वो कितने महीनों में देना है, 2 माह बाद देना है। ऐसे ही है ना, इसका मतलब है अगर आपने यकम दिसंबर को कोई परचेज किया तो उसके 2 माह कहाँ पूरे होंगे, यकम दिसंबर को कोई परचेज किया तो यकम जन, हाँ फरवरी में, यानी जो भी दिसंबर के पूरे महीने की परचेज है उसके 2 माह अगर देखे जाए तो वो कहाँ पूरे हो जाएंगे, फरवरी में। जो भी सितंबर की, अक्टूबर या नवंबर या फरवरी की परचेज है उसके 2 माह इधर पूरे होंगे। तो ये 2-2 माह आपने ऐसे काउंट करना है, सीधे सीधे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए हर महीना 30 दिन का ज्यूम होता है, ठीक है, कितने दिनों का, 30 दिन का। बल्कि जो 31-28 साल है वो भी 30 दिन के, इस तरह ही हम काउंट करते हैं कि अगर यकम मार्च को परचेज हुई है तो उसके पैसे यकम मई को दे रहे हैं 2 माह बाद। 1 माह बाद उसके पैसे कौन सी तारीख को देने, यकम मार्च को अगर परचेज हुई हो, यकम अप्रैल को, अप्रैल में ही फॉल करेगी। समझ आ रही है आपको। तो सबसे पहले आपने कॉस्ट निकालनी है। अब 20% पैसे आपने उसी मंथ देने हैं, 40% पैसे आपने देने हैं 1 माह बाद। टोटल परचेज 100% होती है, तो बाकी बैलेंस कितना बचता है, 40। ये आपने 2 माह बाद देना है। चले जी करें जी, सबसे पहले परचेज कॉस्ट निकालें, मंथली परचेज कॉस्ट निकालें। मंथली निकाल रहे हैं क्योंकि पेमेंट हर महीने की निकालनी है, तो मंथली परचेज कॉस्ट निकालें जनाब खुद। तो मैं सारे मंथ लिख रहा हूँ, बाकी आप जो रेलेवेंट है वो भी लिख सकते हैं। जी, सेल्स बना लेते हैं, सेल्स लेस, जी लेस क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल। जी जनाब, हाँ जी, चलिए आप पहले खुद करें फिर मैं टैली करता हूँ। ठीक है, तो लोग परचेज कॉस्ट निकाल ली आप लोगों ने,
आपको करने के लिए दिया है परचेज कॉस्ट जी, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल प्लस कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जी जनाब, ठीक है। तो ये हर महीने की हर महीने की परचेज कॉस्ट आ जाएगी। जी जनाब, तो सेल्स दी हुई थी 90, 130, 80, 130, 180। मोस्टली लोगों की गलत होती है, इसीलिए सारी मैं कर रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट 20% है सेल का, तो ये आप कैलकुलेटर से खुद निकाल लेंगे। मैं डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल लिख रहा हूँ 72,000, 104 शायद 000, 64,000, 104, 144। ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए उसने कहा है ये फिनिश गुड इन्वेंट्री की पॉलिसी होती है 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल, लेकिन मैं 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ सीजीएस करूंगा या कॉस्ट ऑफ सेल। अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल का 80%, तो ये 1,04,000 है, इसका 80% करके यहाँ लिखेंगे। अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल का 80% जी क्या आता है जी? 104 इंटू 8, 83,000, 83,200। ये रुपीज में सारा डाटा, ठीक है। अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल का 80%, 64,000 का 80%, 51,200। उसके बाद फिर 83,200, 144 का 80%, 115,200। ये नहीं निकल सकती क्योंकि इससे आगे की मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल मौजूद नहीं है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक दिसंबर का है, ये जनवरी का ओपनिंग बनेगा। ये 51 टू फरवरी का ओपनिंग, मार्च का ओपनिंग, जो भी ये क्लोजिंग है अगले महीने का ओपनिंग बनेगा। अच्छा, ये ओपनिंग मेरे पास नहीं है, दिसंबर का ओपनिंग मेरे पास नहीं है। सुन ले जी, दिसंबर का ओपनिंग मेरे पास, अगर तो बिजनेस स्टार्ट हुआ हो तो ओपनिंग नहीं होता। अगर ये बिजनेस का स्टार्टिंग मंथ है तो ओपनिंग हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर ये बिजनेस का स्टार्टिंग मंथ नहीं लिखा हुआ तो आपको पिछले महीने का क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, और इसी पॉलिसी से 80% वाली से। यानी आपको ये ओपनिंग के लिए पहले नवंबर का क्लोजिंग निकालो, क्योंकि ओपनिंग हम कैलकुलेट नहीं करते, हम क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं और वो ओपनिंग ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। ओपनिंग ठीक नहीं है। ये जो क्लोजिंग है मैंने कॉपी किया, मैंने कैलकुलेट तो किए नहीं ओपनिंग, ओपनिंग सारे मैंने कॉपी किए हैं। अब ये जो ओपनिंग लाना है वो दिसंबर का, इसके लिए मुझे नवंबर का क्लोजिंग निकालना पड़ेगा। नवंबर का क्लोजिंग निकालने के लिए आपको दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल का 80% करना पड़ेगा।
नवंबर का क्लोजिंग निकालने के लिए किसकी कॉस्ट ऑफ सेल का, जब आप नवंबर में खड़े हैं तो नवंबर में खड़े होके आप नवंबर का 80% नहीं कर सकते, आप दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल का 80% करेंगे। नवंबर में अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूं तो वो 57,600 आता है। नवंबर के मंथ में खड़े होकर अगर आप क्लोजिंग निकालें तो वो 57,600 आता है, जो कि दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल से निकलेगा, नवंबर से नहीं निकलना। पॉलिसी जो 80% वाली पॉलिसी नहीं है, ये आप जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो ये कैरी बैक भी हो सकती है, ये पिछले महीनों पे भी लग सकती है पॉलिसी। तो ये जो क्लोजिंग आया 57,600, समझ आ गया सबको कैसे निकाला है। नवंबर के मंथ के एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है वो अगले, जैसे ये मैंने इसका 80% लिया है, ये मैंने इसका 80% लिया है, ये मैंने इसका 80% लिया है, तो ये पॉलिसी पीछे भी तो जा सकती है कि नवंबर के मंथ में दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल का 80% ले ले, उसके बाद ये क्लोजिंग आ गया तो ओपनिंग निकाले, बस सिंपल है, क्लोजिंग ओपनिंग बन जाता है। जिस जिस बच्चे ने ये नहीं लिखा वो गलत लिखा है, वो गलत है उसका सोल्यूशन। उसने कहा ओपनिंग है ही नहीं, वो बच्चा एज्यूम कर रहा है कारोबार का पहला साल है और मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपका कारोबार 1 दिसंबर को शुरू हुआ है। अगर मैं लिख दूं कारोबार 1 दिसंबर को शुरू हुआ है फिर तो वो एक बात ठीक है, कारोबार के पहले साल स्टॉक नहीं होता। जिसकी, हाँ नहीं तो वो भाई जब दिसंबर की परचेज की उसकी किस्त पेमेंट आ सकती है फरवरी मार्च में, इसलिए मैं एक्स्ट्रा करता हूँ। ऐसे हो नहीं सकता दिसंबर की जो परचेज की उसकी एक किस्त फरवरी मार्च में देनी पड़ जाए, इवन जनवरी में भी देनी पड़ सकती है, इसीलिए मैं पिछला एक एक्स्ट्रा पीछे भी जाता हूँ और आगे भी जाना है। आगे तो ना जाए लेकिन पीछे जरूर जाना है परचेज में, क्योंकि पिछली परचेज के पैसे आपको आगे देने पड़ सकते हैं। तो वो जो मैं रेलेवेंट कह रहा था ना जो करें, तो वो फिर एक्स्ट्रा निकालने पड़ते हैं, मजबूरी है जी। क्या था, हाँ ये बात आपकी सही है कि मैंने खुद आपको डॉज किया है। हाँ जी 97,600, 97,600, 72,000, 96, 136,000 और आगे जी जी बिल्कुल, हाँ जी आगे ये तो नहीं निकल सकता क्योंकि ये मिसिंग है। अच्छा अब आपने परचेज कॉस्ट की पेमेंट, आपने परचेज कॉस्ट की पेमेंट करनी है, वो किस्तों में करनी है। तो उसने पेमेंट का क्या कहा था, 20% उसी मंथ में, तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स या पेमेंट ऑफ परचेजेस, तो मैं यहाँ पे मंथ कॉपी करता हूँ, उसके बाद परचेज कॉस्ट कॉपी करता हूँ और आगे जो कॉलम बनाता हूँ वो पेमेंट होते हैं, मंथली पेमेंट। तो कौन कौन से मंथ आपको दिए हुए थे क्वेश्चन में, बल्कि दिसंबर की परचेज कितनी थी 97,000, जनवरी की परचेज 72,000, फरवरी की कितनी है जनाब 96,000। जी जी सही है आपने कर लिया है, मैं सुस्त आदमी हूँ, आप तेज तेज करते हैं। मार्च 1/36, अप्रैल मैं नहीं लिख रहा क्योंकि अप्रैल की मांगी नहीं मुझसे, मुझसे मांगी जनवरी फरवरी लेकिन वो एक्स्ट्रा, तो दिसंबर का मंथ नहीं बना रहा, जनवरी की पेमेंट, फरवरी की पेमेंट और मार्च की पेमेंट। दिसंबर का कॉलम मैं नहीं बनाऊंगा, लिख दिया मैंने हेडिंग लेकिन बनाऊंगा नहीं। हाँ जी उसने क्या कहा था कितनी पेमेंट किस मंथ में होगी, 20% सेम मंथ में होगी, यानी इधर 20% पे होगा दिसंबर की परचेज का, 20% दिसंबर में, 40% जनवरी में और 40% फरवरी में। तो ये फिगर्स निकाल के लिखूंगा, या मैं लिख नहीं रहा। तो 97,600 का 40% बनता है 39,040, ये नहीं लिख रहा मैं, ये 20% आप खुद निकाल लीजिएगा बस, ठीक है, चाहिए नहीं वैसे में। एक परचेज का पकड़ता हूँ उसकी सारी किस्तें पूरी कर ली, दूसरी परचेज जनवरी की है, तो जनवरी की जो परचेज है उसका 20% जनवरी में, 40% फरवरी में
कैलकुलेटर पे ही करना है आपने, ये परसेंटेज लिख लें 14,400 28,800 और 28,800 ही आता है भाई। क्या करते हो भाई? हाँ 28,800। इसी परचेज को 3 किस्तों में पेन देना है। फरवरी की जो परचेज है उसका 20% यहाँ पे होगा, 40% यहाँ मार्च में पे होगा और 40% अप्रैल में, लेकिन वो मंथ में बना नहीं रहा। तो आप 96,000 का 20% और 40% करें, 19,200, 38,400। आगे मार्च का 20% इधर 27,200, बाकी 40% देंगे, लेकिन मैं वो महीने नहीं बना रहा। ले जी, अब आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपकी मंथली पेमेंट निकल आएगी 53,440। 87040 94400 94400। कैलकुलेटर से कर रहे हैं भाई जनाब। 944 जी। फॉर्मेट चेंज करें, कोई मसला नहीं, आपको जो आसान लगे वो कर सकते हैं। देखिए फॉर्मेट की कोई कैद नहीं, ये फॉर्मूला भी आप फॉर्मूला सेम रहेगा, बाकी टेबल जैसे मर्जी बनाए। ये वाला का भी टेबल जैसे मर्जी बनाए, ये कोई कैद नहीं है कि जो मैंने बनाया यही हरफ आखिर है। ठीक है जनाब। अब हमने एक सवाल करना है, हमने क्या करना है, 2018 का कैश बजट का आधे घंटे में होगा वो। किसने कहा? ट्रेडिंग बिजनेस का कैश बजट आज आखिरी है, घर से करने के लिए और 2 सवाल देंगे भाईजान। 5 सवा 5 छोड़ूंगा मैं। बिल्कुल पढ़े, जमात करा लेते हैं हम। ठीक है। अच्छा आप काम नहीं करके, इसमें मेरा क्या कसूर है बताओ? मुझे तो कोई मसला नहीं, अब मैं छुट्टी दे देता हूँ, आपने करके लाना है, पॉइंट भी डिस्कस नहीं होंगे। नहीं हो जाएगा, इतना लेंथी नहीं है तुझी। अच्छे से बात किया भला, लेटेस्ट टाइम का सवाल है ना, इस यहाँ जो करेंगे बड़े ने खट्टू लोग हो तुझसे। जी नजर आ रहा है सवाल? जी ये पास्ट पेपर में है, ऑटम 18 का नोट्स का क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है, टेनिस ट्रेडिंग। देखें जरा कौन सा है। मैंने अपने नोट्स में ये ऐड किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने करने हैं ट्रेडिंग के। ट्रेडिंग के कौन कौन से क्वेश्चन है, ये आपको जब आज नोट्स मिलेंगे तो उसमें आपको ये लिस्ट मिलेगी। ये देखें जी, मतलब लेटेस्ट में से है ना, अब पिछली दफा तो नहीं। ये ट्रेडिंग बिजनेस के 5 सवाल आए हुए हैं पास्ट पेपर में, जो कि नोट्स में भी मौजूद है। 11, 14, 15, 16, 20 ये नोट्स में लिखे हुए सारे हैं। ये 5 सवाल ट्रेडिंग बिजनेस के हैं, जिसमें से मैंने सिर्फ ये 2 डिस्कस किए हैं, बाकी तीनों आपके होमवर्क हैं, तीनों कल घर से करके लाने हैं। ये तीनों जी मैंने सिर्फ 2 डिस्कस करने हैं, आखिरी 2। आज ये करा रहा हूँ, कल एक डिस्कस कर लूंगा, ये तीनों घर से करके लाने हैं आपने कल। पहले तीनों हल है, ये ट्रेडिंग के ही है, डाटा उठा उठा के छापना है, सिर्फ मेन 2 वर्किंग आपको करनी। एक सेल वाली ते कलेक्शन ते दूजी परचेज और उसकी पेमेंट, ये छापा है। ये सवाल तो बहुत आसान है, वो जो 2011-12 के लिखे हैं। असल सवाल ये 2, ये भी बहुत आसान है जो 15 वाला है। मैंने 18 वाला क्यों करा रहा है, ये सबसे लेंथी है, सबसे लेंथी सवाल ये आया हुआ है और सबसे लेटेस्ट भी यही है। ठीक है, तो मुझे आदत है लेटेस्ट सवाल कराता हूँ, बाकी पुराने सवाल का फायदा इतना नहीं होता, क्योंकि लेटेस्ट में नो डाउट इतना लेंथी सवाल शायद अब ना आए, इसके नंबर ज्यादा है, अब शायद 12-15 की कैटेगरी पे आए, मतलब लेकिन ये सवाल आसान होता है।
ट्रेडिंग वाला तो बहुत ही हलवा होता है, असल ज्यादा मसला पड़ेगा पे। तो कल मैंने, आ जाए जी, सब बच्चे बातें बंद कर दें, खामोश हो जाए जी। मैं सारा डाटा नहीं पढ़ूंगा अभी, मैं पहले फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके मुताबिक चलूंगा जी। डाटा देखें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, सब बच्चे हैं, टाइम बचाऊंगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ कैश फोरकास्ट मंथ वाइज आपने कैश फोरकास्ट या कैश बजट बनाना है। इस महीने से किस महीने तक, सितंबर 2018 से फरवरी 2019 तक। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है 6 माह बनते हैं। सितंबर से फरवरी तक कितने माह बनते हैं, तो 6 कॉलम बनेंगे। मंथ वाइज बनाने को क्या है, इकट्ठा नहीं बनाना, मंथ वाइज बनाना है। तो आप 6 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। 6 कॉलम आप बनाएंगे, जिसमें सितंबर 18 से शुरू करेंगे आप। सितंबर 18, अक्टूबर 18, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 19 और फरवरी। हाँ जी, सितंबर 18 से फरवरी 19 तक। या आपने मंथ वाइज कैश बजट बनाना है, भी करवा कर आ रहा हूँ तो टाइम बचाने के लिए कि आपकी नमाज भी हो जाए और हम जल्दी। तो बुलेट नंबर 10 पहले पढ़ेंगे, बुलेट नंबर 10 पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है जी। बुलेट नंबर 10 पहले पढ़े। कहता है बैंक बैलेंस एज ऑफ 1 सितंबर 2018 इज 12 मिलियन जी। ओपनिंग बैलेंस कैश का या बैंक बैलेंस का कितना है, 12 मिलियन। कंपनी हैज अरेंज्ड अ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। रनिंग फाइनेंस क्या होता है, रनिंग फाइनेंस बैंक ओवरड्राफ्ट को कहते हैं, कि कंपनी ने जब जरूरत पड़ी बैंक से लोन ओवरड्राफ्ट में ले लेगी। और लोकल बैंक से लिया है जिसके ऊपर मार्कअप कितना है, मार्कअप इंटरेस्ट को कहते हैं 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। मार्कअप इज पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन क्लोजिंग बैलेंस। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ओपनिंग बैलेंस पे नहीं कहा, क्लोजिंग बैलेंस पे कहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंस आपने पे करना है, और किस पे करना है, क्लोजिंग बैलेंस पे। हर साल, हर महीने देना है। क्या देना है, ये जो रेट है ये हर महीने का नहीं है, ये पूरे साल का रेट है। जब आप रेट नहीं वो अप्लाई करेंगे ना इंटरेस्ट, तो वो आपको 1/12 मंथ वाइज निकालना पड़ेगा। समझ आ गई आपको। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट निकालना है, तो मैंने आपको ये जब कैश बजट का फॉर्मेट करवाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मंथ वाइज कैश बजट का फॉर्मेट करवाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट पेमेंट एंड पे लिखनी है मैंने अलहदा से ही बताया। तो ये जो इंटरेस्ट पेमेंट ये जो ऊपर लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट से पहले लिखा हुआ है ना क्लोजिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है बिफोर इंटरेस्ट पेमेंट, और नीचे वाला क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट। दोनों में से फाइनल और वाला जो क्लोजिंग है पे निकालना है, ये वाला जो भी क्लोजिंग बैलेंस है हर महीने में। और अगर ओपनिंग कह दे इंटरेस्ट पेमेंट हर महीने है लेकिन ओपनिंग बैलेंस पर है, फिर आपने क्या करना है, ये जो ऊपर होगा। समझ आ रही है। ओपनिंग पे भी कह सकता है, किस पे कह सकता है, अगर साइलेंट हो, अगर साइलेंट हो तो याद रखिएगा इंटरेस्ट पेमेंट ओपनिंग बैलेंस पे होती है। इंटरेस्ट पेमेंट किस पे होती है, हमेशा याद रखना है जी। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम क्या नाम है, ओपनिंग बैलेंस पे भी ले सकते हैं अगर उसने क्लैरिफाई ना किया हो। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स पे होती है ना, तो ओपनिंग से लेकर अभी तक जितनी आउटस्टैंडिंग हर महीने की हो, उस पे आपने लेना है। क्या बात समझ आ रही है। तो सबसे पहली आइटम मैं क्या लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस या बैंक बैलेंस, बिगिनिंग बैलेंस। मैं मिलियंस में नहीं लिखूंगा, 12,000 यहाँ पे लिख दूंगा ओपनिंग। 12 मिलियन है तो वो थाउजेंड्स में सॉल्व करूंगा, तो रुपीज इन थाउजेंड। गुस्सा ना करें, उन चीज़ा सुटना शुरू करती हैं। 12 मिलियन ओपनिंग बैलेंस, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हाँ जी, ऐड क्या करेंगे, कैश रिसीट्स। नॉर्मली 2-3 से ज्यादा रिसीट्स नहीं होती तो खाली जगह छोड़ देते हैं, और माइनस, हाँ, ज्यादा पेमेंट्स होती हैं।
तो हेडिंग देकर इसको छोड़ देते हैं। अब मैं वैसे तो पूरा सवाल पढ़ना होता है, ये तरीका गंदा है कि आप एक एक लाइन पढ़ते जाए और बाद में पता चले कोई चीज ऊपर रह गई या ऊपर से नीचे रह गई। तो एक दफा समझ लें, हम एज्यूम करें हमने सवाल पढ़ लिया है, हम एज्यूम करें हमने सवाल एक दफा आ जाए ऊपर वाले डेटे पे। कहता है टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर। बिजनेस बिल्कुल नया बना है 1 सितंबर को। कब बना है? 1 सितंबर 2018 को। बिजनेस कब बना है? 1 सितंबर 2000 एंड वुड स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018। ट्रेडिंग स्टार्ट करने का मतलब है ये चीजें 2018 में बेचेंगे, ठीक है, बेचना शुरू करेंगे। एज द पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड बजटिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट ने ये एस्टिमेट्स आपको दिए हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, company would pay 5 million, 2 million and 1.2 million for the purchase of property, equipment and motor vehicle। ये रिसीट है, पेमेंट है। तो ये परचेज कर रहे हैं, जाके कॉपी कर लें जी। पेमेंट्स में है बुलेट नंबर 1 लिखें यहाँ पे साइड पे, ताकि आपको याद रहे किधर से उठाया है। तो पहली पेमेंट प्रॉपर्टी की पेमेंट है, उसके अलावा इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट है, और अगली पेमेंट किस चीज की है? मोटर व्हीकल की। तो क्वेश्चन से उठा के सिंपली कॉपी करना है। ये पैराग्राफ हमने कर लिया। पेमेंट 5 मिलियन, 2 मिलियन और 1200, 1.2 यानी 5 मिलियन मतलब 5000, 2000 और 1200। ये मैं पहले पॉजिटिव लिखूंगा, बाद में बॉक्स इकट्ठा ही माइनस लिखेंगे। तो ये बुलेट नंबर 1 से तीनों पेमेंट्स आ गई जी। बुलेट नंबर 2 क्या कहता है? बुलेट नंबर 2 कहता है प्रोजेक्टेड सेल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज 12 मिलियन। अक्टूबर की सेल कितनी है? प्रोजेक्टेड मतलब बजटेड। सेल वुड इंक्रीज बाय 2.5 मिलियन। सेल बढ़ेगी टिल जनवरी 2019। हमने फरवरी तक बनाना है, तो फरवरी तक कितना, जनवरी तक कितनी बढ़ेगी? फ्रॉम फेब्रवरी एंड ऑनवर्ड्स, फेब्रवरी से ऑनवर्ड मतलब मार्च में भी फरवरी में भी आपकी सेल कितने मिलियन होगी? 25 मिलियन। ये पैराग्राफ सेल का है। अब वो सेल की वर्किंग करके आपने सेल की कलेक्शन लिखनी होती है। हमने क्या लिखनी होती है? सेल की कलेक्शन। तो दूसरे बुलेट में सेल है, तीसरे बुलेट में वो कहता है जनाब कैश सेल टोटल सेल का कितने परसेंट है? 30%। क्रेडिट कस्टमर आपको कितने अरसे में पैसे देंगे? विद इन 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ हमारे लिए सेम है। विद मंथ और आफ्टर 1 मंथ हमारे लिए सेम है। यानी जब आप सेल करेंगे तो आपको क्रेडिट सेल के पैसे 1 माह बाद मिलेंगे। यहाँ पर अब किस्तें नहीं है, एक ही किस्त में सारे पैसे। समझ आ रही है? कैश सेल 30% है, तो क्रेडिट सेल कितने परसेंट होगी? 70%। तो आप इसका मतलब है टोटल सेल निकालें, कैश सेल अलहदा कर लें, क्रेडिट सेल अलहदा कर लें, और क्रेडिट सेल के पैसे उस महीने नहीं मिलने, नेक्स्ट मंथ मिलते जाएंगे। तो ये सेल और उसकी कलेक्शन की वर्किंग करें। आ जाए जी। बुलेट नंबर, कौन सा बुलेट है? 2, 3 और 4। इसकी बेस पर आप सेल की कलेक्शन करें, कैश सेल की कलेक्शन और क्रेडिट सेल की कलेक्शन लिखें जी। कलेक्शन की वर्किंग करें। करें जी। सेल्स रेवेन्यू, ये भी नहीं दी हुई, और उसकी कलेक्शन। हाँ जी। कैश सेल्स टोटल सेल का 30% है, और बाकी क्रेडिट सेल है। तो पहले आप सेल का ब्रेकअप करें। सितंबर में सेल नहीं है, अक्टूबर 2018 की सेल है, नवंबर 18 है, दिसंबर 18 है, जनवरी 19 है, और फरवरी आगे। वैसे मार्च में भी उसने बताया सेम रहेगी जो फरवरी में थी। तो मैं सेल भी रुपीज इन 1000 लिख रहा हूँ जी। सेल कितनी है जी अक्टूबर में? 12 मिलियन, 12,000। अंडरलाइन कर लें। उसका 30% कैश सेल्स है, और
70% कौन सी सेल है? क्रेडिट सेल है, ठीक है। इसमें 2500 का इजाफा होना है जनवरी तक, 2500 का 2.5 मिलियन, 17,000। इसके बाद इजाफा नहीं बताया, इसके बाद टोटल सेल ही बता दिया 25 मिलियन। मार्च की भी अगर चाहिए हो तो वो भी ऑनवर्ड का है, 25 मिलियन ही है। हमें वैसे चाहिए अभी यहाँ पे तो नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए हो सकती है, तो मैं फिर फरवरी और एक एक्स्ट्रा मंथ लिख दिया। कर लें जी, कैश और क्रेडिट का ब्रेकअप कर लें। कैश सेल ऊपर कॉपी पेस्ट भी करते जाएंगे। 4350 10 150 5100 11900। वो भी कर सकते हैं। 5850 टेबल वो वाला लेंथी है, बल्कि ये तो छोटा सा ब्रेकअप किया, ये उठा के ऊपर लिख दे। हाँ जी, लेकिन अभी तो मैं सेल का ब्रेकअप कर रहा हूँ, कलेक्शन बाद में देखते हैं। हाँ जी, कलेक्शन साथ ही नहीं देखते, पहले सेल निकालें, क्रेडिट और कैश। 13,650 तो 25,000 में करेंगे तो ये 7,500 आ जाएगा मेरा, और 17,500। आगे ऐसे ही चलना है। अब आप कैश सेल्स तो उठा के कॉपी कर लें ऊपर, क्योंकि जिस महीने की सेल है उस महीने मिलेगी। क्रेडिट सेल के पैसे उस महीने नहीं मिलने, वो एक माह बाद मिलने हैं, तो वो मैं एक माह के गैप से लिख दूंगा, तो अब वो कलेक्शन सिंपल है। चलें जी, आज कैश सेल्स ऊपर आकर कॉपी करें जी। सितंबर में कैश सेल्स नहीं है, 3600। उसके बाद क्या है, 4350 5100 5850 और 70। क्रेडिट मैं लिखूंगा तो वैसे क्रेडिट सेल तो अक्टूबर की थी, सितंबर में नहीं थी। अक्टूबर की क्रेडिट सेल थी, उसके पैसे अक्टूबर में नहीं मिल रहे, एक माह बाद नवंबर में, तो नवंबर से ऑनवर्ड कलेक्शन शुरू हो जाएगी। नवंबर की सेल के पैसे क्रेडिट सेल के दिसंबर में, दिसंबर के पैसे जनवरी में, और जनवरी के पैसे फरवरी में। इसके बाद टेबल में बना नहीं रहा, ले अब आप इसका टोटल कर लें तो ये टोटल कैश रिसीट्स आ जाएंगी। ये इसकी हर महीने की, जी 15,250 है। चेक कर लें कैलकुलेटर पे, मैं नहीं कर रहा हूँ जी। 15,250 17,750 21,150 21,150। अच्छा, पेमेंट्स में भी इसी तरह बॉक्स बनाकर बाद में इकट्ठी लेस करेंगे, सबके साथ माइनस का साइन ही लगाएंगे। चले जी, अगली पढ़ते हम। और ठीक है, ये हमने वर्किंग वन का रेफरेंस देते हैं यहाँ, W1। वैसे ये हरकत तो अच्छी नहीं है कि पढ़ी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, टाइम बचाने के लिए मजबूरी है, ले ऐसे पेपर में नहीं करना जी। बुलेट नंबर 5 पढ़ें बस। बुलेट नंबर 5 वो कहता है, पांचवा बुलेट, 80% ऑफ द क्रेडिट सेल, कैश सेल की बात नहीं कर रहा, किसकी कर रहा है? 80% ऑफ द क्रेडिट सेल वुड बी जनरेटेड बाय सेलमैन हु वुड रिसीव 5% कमीशन। आपकी सारी सेल में से 80%, सारी सेल में से कि क्रेडिट सेल में से? क्रेडिट सेल का पहले 80% करेंगे तो ये वो सेल निकल आएगी जो सेलमैन के जरिए है। उसको कमीशन कितने परसेंट देना है? पूरी सेल पे नहीं देना, जिस जितनी उसने किया है। और कमीशन किस महीने में पे करनी है? द कमीशन इज पेबल इन द, यानी अगर अक्टूबर की सेल पे कमीशन निकालेंगे ना, कमीशन कॉस्ट होगी तो अक्टूबर
लेकिन पैसे उसको कब देने हैं, तो मैं वहां डायरेक्ट ऊपर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखें जी कमीशन का, कमीशन कॉस्ट की पेमेंट, कमीशन कॉस्ट की क्या है पेमेंट। तो आपने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रेडिट सेल का पहले लेना है 80%, कैलकुलेटर पे ही करना है, क्रेडिट सेल का पहले लेना है 80%, फिर उसका करना है 5%। तो सितंबर में तो सेल थी नहीं, अक्टूबर में क्रेडिट सेल थी 8400, तो अब आप कैलकुलेटर पे करेंगे 8400 का 80% और मल्टीप्लाइड बाय 5%, और पैसे भी नेक्स्ट मंथ में देने हैं, तो नवंबर में पेमेंट बनेगी 336। पैसे भी अगले महीने देने हैं, अक्टूबर की कमीशन अक्टूबर में पे नहीं होगी, 406। हाँ तो नवंबर का दिसंबर में दे दिया, दिसंबर का जनवरी में। चेक कर ले, समझ आई क्या किया। कमीशन पॉइंट नंबर कौन सा है 5। सितंबर की तो सेल थी नहीं, अक्टूबर की सेल पे कमीशन निकाल लिया, लेकिन पैसे कब दिए हैं, क्यों गए उसने कहा है नवंबर में। तो आगे चले, पैसे पहले कमीशन निकाल लिया, फिर उसके बाद बुलेट नंबर 6-7 इकट्ठा पढ़ना है, 6 और 7। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है, 30% ऑफ सेल है, ये परचेज कॉस्ट में इस्तेमाल होता है। कंपनी मेंटेन्स इन्वेंट्री एट 80% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल ऑफ, तो मैं सेल की बजाय कॉस्ट ऑफ सेल का लूंगा। और ये पॉलिसी 80% वाली किस महीने तक एप्लीकेबल होगी, 2018 दिसंबर तक, यानी अक्टूबर में नहीं, सितंबर में, बल्कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देर आफ्टर उसके बाद जो पॉलिसी होगी वो 85% ऑफ द सेल का करेंगे, तो वो आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है, यानी पहले इन्वेंट्री पॉलिसी है 80% ऑफ द फॉलोइंग मंथ, उसके बाद पॉलिसी क्या है, और तमाम परचेज के पैसे कितने महीने बाद देने हैं। तो पहले परचेज कॉस्ट निकालेंगे, बाद में पेमेंट की बात है, 2 माह बाद देने हैं, 2 मंथ्स क्रेडिट है, तो 2 माह बाद पैसे देने हैं। अगर आपने परचेज यकम सितंबर को किया है तो उसके 2 माह का पूरे होते हैं, यकम सितंबर को की हो तो यकम अक्टूबर 1 माह, यकम नवंबर 2 माह, बस ऐसे पढ़ते हैं। नवंबर में ही देने हैं, हाँ जी, चाहे 15 सितंबर को की थी परचेज, हर रोज इवनली परचेज हो रही होती है असल में, उस परचेज के कॉन्टेक्स्ट में आगे 2 माह गिने जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि सारे महीने की परचेज एक ही दिन में होगी, या सारे महीने की परचेज आखिरी दिन में हुई, ये कोई एनपीवी टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ी है, हर रोज परचेज हो रही है, और हर परचेज के 2 माह अलग अलग गिने जाते हैं। चले जी, परचेज कॉस्ट कर दो पाइन, और 1 मिनट आ जा, इन्वेंट्री भी है, तो पैराग्राफ नंबर 6 और 7 है, तो परचेज कॉस्ट की पेमेंट वर्किंग टू करेंगे आप। वर्किंग टू परचेज कॉस्ट की पेमेंट, ओ सॉरी, पहले परचेज कॉस्ट निकालेंगे, बाद पेमेंट कराएंगे। तो परचेज कॉस्ट एंड पेमेंट, तो परचेज कॉस्ट है ही नहीं हमारे पास, तो आप लिखें सितंबर, ये कहीं नहीं कहा हुआ उसने कि सितंबर में परचेज नहीं होगी। हाँ जी, हमारा फॉर्मेट था, सबसे पहले लिखेंगे सेल रेवेन्यू माइनस क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि 30% ऑफ सेल का है, उसने 30 या 20 है, 30%, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। सितंबर की तो सेल नहीं है, अक्टूबर की सेल है 12,000, वो बाई चांस वही निकल आएगा, वही ऊपर वाली फिगर्स ही आ जानी है। चलो उसने आसानी ये किया है, वो भी 30 था, ये भी 30,
कॉपी पेस्ट, इसमें तो हम माहिर हैं। अभी ये कॉस्ट ऑफ सेल आई है, क्या आई है? और पता है क्या किया मैंने, लोग ही घबरा गए ने, होया कि उस्ताद ने कीता कि सेल माइनस जीपी, सेल माइनस, अब इसके अंदर ऐड करना है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। पहले 80% करना है आपने दिसंबर तक, बाद में 85% करना है। हाँ जी, अगले महीने की जो सेल है, फाइन कराओ, इन्वेंटरी तक कटवाओ, कैलकुलेटर फड़ो। वो तुसी बस्ता बंद करके बह गए हो, खैर है ये मैंने पेपर देना है, पेपर आपने देना है, तुसी नहीं तैयार थे, मेनू की मसला है जी। पान अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल का, उसने तो सेल कहा था, मैं ले रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल का 80%। कराओ, इन्होंने करा दो पान, अब बैठे ने दंदियां कट देने की लगे ने नजारा ना। हाँ जी बताएं आगे, असि तानू फारिग बयान ही नहीं देना अगले महीने का। नेक्स्ट, ये पॉलिसी दिसंबर तक चलनी है, आगे 85%, 9250 जी। आगे दिसंबर में अप टू लिखा हुआ है ना, अप टू का मतलब वो इस तक है जो पान कार्ड ने साढ़े कैलकुलेटर हैंग हो गया। अच्छा जी, इसके बाद 85% की पॉलिसी है, तो वो 17,500 का 85% करें, अगला भी होना ही आना है, क्योंकि आगे सारी सेल वो ही रहनी है। ये जो क्लोजिंग आए हैं ये क्या बनेंगे? ओपनिंग, ये अगले महीनों के ओपनिंग बनेंगे। चलो यहां तक। अच्छा, इसका ओपनिंग नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्ट हुआ है, क्या चीज? दिसंबर से आगे पॉलिसी 85% ऑफ नेक्स्ट मंथ सीजीएस। ओपनिंग क्यों नहीं हो सकता इसका? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था। नहीं, वो अगले महीने की करेंगे। हैं जी, क्या कर रहे हैं? ठीक है, बैक की बातें करने लग पड़े। अभी तो घूमना नहीं चाहिए आपको, अभी तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू नहीं हुआ, कल घूमिएगा। ये बजटिंग का चैप्टर मेरी जान चिमड़ गया है, मुकदा ही नहीं पाया, बोर हो गया मैं भी, बस चेंज होना चाहिए। 11, इससे ज्यादा टाइम लगाया बैक पे। अच्छा चले, 13,300, 17,600। अच्छा, आगे ऐसे ही चलता रहे। ये परचेज कॉस्ट आ गई है हर महीने की, हर महीने की परचेज कॉस्ट आ गई है, इसकी अब किस्तें ज्यादा नहीं है, उसने कहा है कितने माह की, तो इसका मतलब है अगर मैं इसकी पेमेंट लिखने लगूं तो वैसे तो ऊपर जाके लिखूंगा, ये पेमेंट यहाँ होगी, यहाँ पे इसकी पेमेंट यहाँ होगी, 2 माह बाद इसकी पेमेंट यहाँ पे, और इसकी पेमेंट यहाँ पे। मेरा ख्याल है ये 4 पेमेंट्स ही बस आएंगी, ठीक है। तो सितंबर की परचेज कहाँ पे होनी है? नवंबर में, उसके बाद आगे ऑनवर्ड ऐसे ही है। 9,800, 11,550, इसके बाद 13,300,
बुलेट नंबर कौन सा हो गया? 6-7? हाँ जी, 8 और 9। 8 तो बहुत सिंपल है, कोई वर्किंग नहीं करनी। सेकंड्स का काम है। कहते हैं सैलरीज जो है वो 1.5 मिलियन होगी सितंबर में और 2 मिलियन पर एनम उसके बाद होगी। अदर एडमिन एक्सपेंस 1 मिलियन पर एनम होंगे सितंबर से जनवरी तक और उसके बाद 1.3 मिलियन होंगे। दोनों ये एक्सपेंस सेम मंथ में अदा होंगे। दोनों एक्सपेंसेस किस मंथ में अदा होंगे? जिस मंथ का एक्सपेंस है उसी। तो सैलरीज लिखें जी, कितनी है पहली? 15-16। हाँ, तो सैलरीज लिखें। सैलरीज की पेमेंट सितंबर की कितनी है? 1500। उसके बाद 2000 ऑनवर्ड 2000 ही है। अदर एडमिन एक्सपेंस जो है वो मेरा ख्याल है 1 मिलियन है। 1 मिलियन है जनवरी तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और इसके बाद 1300 है शायद। तो ये बुलेट नंबर कौन सा था? 7वां। 1300 पे करना है, लिखा हुआ है उसने। 8वां बुलेट था। 9वां बुलेट है भी कोई मोड़ मुश्किल नहीं है। असल मसला ये गलत था सबका। 10वां बुलेट सबका गलत था, है नहीं होने करना है। हाँ जी, 9वां बुलेट कहता है अग्रेसिव मार्केटिंग। एग्रेसिव कहते हैं धुआंधार को। जब कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो वो शुरू में चंगी पली मार्केटिंग करता है, उसको कहते हैं अग्रेसिव मार्केटिंग। अग्रेसिव मार्केटिंग कितनी है जी? अग्रेसिव मार्केटिंग स्कीम आप सितंबर में लाएंगे और उसका रिलेटेड एक्सपेंस कितने मिलियन है? 50% पैसे आप देंगे सितंबर में, 50% पैसे देंगे अक्टूबर में। तो अग्रेसिव मार्केटिंग जो है उसके पैसे। 8वां पॉइंट था? 9वां है, तो इसका मतलब ये ऊपर वाला फिर 8वां होगा। चले, अग्रेसिव मार्केटिंग के खर्चे कितने हैं? 3500 सितंबर में देना है, 3500 अक्टूबर में देना है। और ठीक है, पढ़ी जाओ लिखी जाओ, कोई अकल का इस्तेमाल नहीं। हाँ, अब कॉमन सेंस का इस्तेमाल अब है। ये पॉइंट गलत था, सबका गलत था पेपर में तकरीबन। वो कहता है मार्केटिंग एक्सपेंस फ्रॉम अक्टूबर 2018 वुड कंसिस्ट ऑफ 65% वेरिएबल, 35% फिक्स। अक्टूबर की मार्केटिंग कितनी बताई है? वो बताई नहीं, लेकिन वो कहता है अक्टूबर से, फ्रॉम अक्टूबर, अक्टूबर से मार्केटिंग एक्सपेंस, फ्रॉम अक्टूबर लिखा हुआ है, अक्टूबर से मार्केटिंग एक्सपेंस 65% वेरिएबल होगा, 35% क्या होगा? टोटल अक्टूबर का खर्चा कितना है? तो इसका जब 65% करेंगे तो 1300 आएगा शायद, और फिक्स करेंगे तो 700। ऑल एक्सपेंसेस वुड बी पेड इन द मंथ। तो ये वेरिएबल एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंस है, किस महीने का है? अक्टूबर का है, और अक्टूबर में अदा होना है। जो कॉमन सेंस एग्जामिनर ने टेस्ट किया है, अगले महीनों में ये एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा। नहीं, पहला तो मसला है होगा कि नहीं होगा। उसने तो सिर्फ अक्टूबर का डेटा दिया है। क्यों होगा? जी, फिक्स कॉस्ट हर महीने होगी भाई, मार्केटिंग ना करो तुसी। फ्रॉम अक्टूबर लिखा, और वैसे भी जब बिजनेस नया नया शुरू होता है तो वो गोंगलू बच्चा ही होगा कि जो मार्केटिंग क्या नहीं करनी। एक्चुअली यहाँ उसने आपकी कॉमन सेंस टेस्ट किया कि पहले 6 महीनों में बिजनेस के जब शुरू के साल होते हैं, हमें अग्रेसिव भी करनी पड़ती है और रूटीन की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। इन्होंने सितंबर में किया अग्रेसिव, धुआंधार। अक्टूबर से ऑनवर्ड इन्होंने कौन सी मार्केटिंग शुरू कर दिया? रूटीन की, जिसमें वेरिएबल वाली जो है वो सेल के साथ वेरी करेगी, बताया नहीं, वो सेल के साथ वेरी करती है। और जो फिक्स वाली है वो वैसे के वैसे देनी है। तो अगले महीनों में भी मार्केटिंग करना जरूरी है, नहीं तो बिजनेस शुरू शुरू में ही बंद हो जाना है, ठप। कस्टमर में अवेयरनेस पैदा करने के लिए करनी पड़ती है। और ठीक है, उसने ये चेक किया बच्चे को पता है कि नहीं पता। बच्चे को पता होना चाहिए। एक तो फ्रॉम का लफ्ज भी लिखा हुआ है, और दूसरा आपका बिजनेस जब नया नया होता है तो उसमें मार्केटिंग करनी पड़ती है भाई। पेबल का मतलब पेमेंट ही है। चलो अभी वो अग्रेसिव मार्केटिंग वाली बात आपने पूछी थी, पेबल का मतलब पेमेंट ही है। आओ जी अगली मार्केटिंग, रूटीन की मार्केटिंग। कितने पैसे फिक्स पे करने हैं? हर महीने 700 पे करेंगे जनाब। सितंबर से अक्टूबर से है? सितंबर नहीं आना। और वेरिएबल मार्केटिंग कितनी है?
फिक्स नहीं चेंज होगी, वेरिएबल वाली 1300 थी अक्टूबर, ये सारी चेंज होंगी, ये सारी चेंज होंगी और ये सेल के साथ चेंज होंगी। तो कैसे निकालेंगे? 1300 पुरानी वेरिएबल कॉस्ट है जी, 1300 डिवाइडेड बाय पुरानी सेल, मतलब पुरानी का मतलब है अक्टूबर, अक्टूबर का वेरिएबल एक्सपेंस 1300 डिवाइडेड बाय अक्टूबर की सेल इनटू न्यू सेल, नेक्स्ट मंथ की जो भी सेल है, 1 बाय 1 करते जाएं। नेक्स्ट मंथ की सेल, सेल पर बेस कर रही है वो, ना भी कहो तो मार्केटिंग एक्सपेंस सेल पे बेस करता है। तो 1300 तकसीम 12000 इंटू 14500, 1570 के 71, 1571, 1400 500 के बाद 17000 अगली सेल, 1842, 1842 है ना, 2113, 2708 चेक करो, 2708, ठीक है। आगे की रह गया बस। अब आपने वो इंटरेस्ट हमने एंड पे लिखना होता है, ये सारी पेमेंट्स हमने टोटल करनी है, सारी पेमेंट्स का क्या करना है? टोटल, और इन टोटल पेमेंट्स को हमने करना है यहां से लेस। तो लेस करने के बाद क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट। फिर इसमें से लेस करेंगे हर महीने की या मार्कअप की पेमेंट, तो फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस फाइनल। चलो अगे तुसी आप करना, बस इन्ना तुसी आप करना, और ठीक है कर लोगे। इसके अलावा भी सवाल करके आने हैं? नहीं, पहले 3, हाँ वो पहले 3, जरूरी नहीं है सारे करो, कुछ आसान भी है, एक आधा तो बहुत आसान है, जो मुश्किल लगे जो मर्जी करो। हाँ जी, लेकिन करके आना, मुंह उठा के ऐसे आगे ना, तो कल मैं छुट्टी करा देनी है जेड़ा एवं मुंह चुक के आया। कल कमांडो एक्शन है, तीनों ही सवाल चेक करूंगा, कल कमांडो एक्शन है, कमांडो एक्शन। तुसी पढ़ ही नहीं रहे, एवं आ जाते मुंह चुक के, फिल्मा वेखन आ जाते हो, है काम चेक होगा।